हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रथम कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल, जिसमें से हमने कितने एग्जाम्पल किए थे? 3 एग्जाम्पल को हम खत्म कर चुके थे। पहला एग्जाम्पल था हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दूसरा था हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर और तीसरा किया था हमने रेडियो एक्टिव डीके। पहला एस्टर का जल अपघटन, फिर किया हमने शर्करा का जल अपघटन और फिर उसके बाद में किसको किया हमने? रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन किया। उसके लिए हमने एक लंबा पूरा डेरिवेशन किया, हाफ लाइफ पीरियड निकाला, अर्ध आयु काल निकाला। उसमें हुआ क्या था, जहां जहां K1 आ रहा था वहां पर कौन रिप्लेस हो गया? लैम्बडा रिप्लेस हो गया और स्पेशल नाम बन गया क्षयांक या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट नाम बन गया। तो इतना हम कर चुके थे। आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को खत्म करके सेकेंड ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे भाई। ठीक, तो वही करते हैं आगे। हमारा आज का जो अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, वो है ऑक्सैलिक अम्ल का तापीय विघटन। ऑक्सैलिक अम्ल का तापीय विघटन मतलब हमें ऑक्सैलिक अम्ल लेना है और उसका करवाना है विघटन करवाना है भाई। कौन सा विघटन करवाना है? ताप के द्वारा हमें उसका विघटन करवाना है। पायरोलाइसिस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब देखो ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? ये सिंपल सा एक नॉर्मल सा है क्वेश्चन है भाई। ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH। बोलो होता है कि नहीं होता? इसको मैंने ताप दे दिया, गर्म कर दिया, हीट दे दी, तो होगा क्या? यहां से H और यहां से OH। बोलो कौन बाहर निकल गया? H2O बाहर निकल गया। उसके बाद में ये जो CO है ये किस फॉर्म में बाहर निकल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल गया। रिमेनिंग क्या बचा? COO। ये किस फॉर्म में बाहर निकल जाता है भाई? CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया। बोलो पायरोलाइसिस हो गया कि नहीं हो गया? ये टूटा H2O में, CO में और CO2 के अंदर टूट गया है। तो इसको तोड़ दिया, किसके द्वारा तोड़ा? टेम्परेचर के द्वारा तोड़ा, तो इसको बोला गया पायरोलाइसिस ऑफ ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल का तापीय अपघटन। अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? एक ही अणु भाग ले रहा है, एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका जो रेट होगा वह केवल एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अगर मैं इसका रेट लो देता हूं, रेट लो आपको पता है, तो रेट लो में क्या हो जाएगा? केवल किसकी कंसंट्रेशन आएगी भाई? ऑक्सैलिक अम्ल की कंसंट्रेशन। वो भी इसकी पावर कितनी होगी? सिर्फ 1 पावर होगी। तो 1 पावर है, तो अभिक्रिया कौन से कोटि की? प्रथम कोटि की। ये हो गया हमारा फोर्थ एग्जांपल। अगला एग्जांपल है अमोनियम नाइट्राइट का तापीय विघटन। अमोनियम नाइट्राइट तापीय विघटन बिल्कुल इसी की तरह करना है हमें, मतलब उसको भी तोड़ना है, लेकिन किसके द्वारा तोड़ना है? टेम्परेचर के द्वारा तोड़ना है, ताप के द्वारा तोड़ना है। ठीक, अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? NH4NO2। ये होता है, ये तो हो गया अमोनियम और ये हो गया नाइट्राइट। इसको भी मैंने हीट कर दिया या टेम्परेचर दे दिया, तो होगा क्या? यहां से N और यहां से M किस फॉर्म में बाहर निकल गया? N2 की फॉर्म में। मतलब कौन सी गैस रिलीज हो गई भाई? नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई। बदले में ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में किसका निर्माण कर लेंगे? 2H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसमें भी देखो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं? केवल एक। तो इसका रेट भी केवल एक की सांद्रता पर डिपेंड करेगा, एक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर मैं इसका रेट लो लिखता हूं तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा? इसमें कौन आएगा? सिर्फ अमोनियम नाइट्राइट आएगा। पावर कितनी होगी? 1 पावर होगी। 1 पावर का मीनिंग है कि इसका जो रेट होगा वह भी केवल एक मॉलिक्यूल की सांद्रता पर डिपेंड कर रहा है। तो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी? फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? ये फोर्थ एग्जाम्पल है वो भी फर्स्ट ऑर्डर का।
फिफ्थ एग्जाम्पल है वो भी फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, वो ऑक्सैलिक अम्ल हो गया, ये अमोनियम नाइट्राइट हो गया। इसी के साथ हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल खत्म। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको अगले 3 वाले करने हैं, या तो एस्टर का कर दो आप, या फिर ना शुगर का कर दो, या फिर आपको रेडियो एक्टिव डीके कर देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन हाफ मार्क्स में या 1 मार्क में आता है तो इतना बड़ा करेंगे क्या, हम करने बैठे रहेंगे उसको तो भी हमसे नहीं होगा। तो हम फिर किसको चूज करेंगे यहाँ पर, इन दोनों एग्जाम्पल में से कोई भी चूज कर लो, या फिर अगर वो नाम ही दे देता है कि शुगर करो, एस्टर करो या रेडियो एक्टिव डीके करो तो फिर तो हमें करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। आई बात समझ में? फटाफट से कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो और कॉपी कर लो फटाफट, जल्दी करो भाई। ले लिया, ले लिया होगा भाई आपने ना। ये हो गई हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया खत्म। इसका हमने सब कुछ कर लिया, डेफिनेशन से लेके समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और इसके एग्जाम्पल, इसके न्यूमेरिकल्स भी हो गए, हमने सब कुछ कर लिया है। हमने 2 रिएक्शन खत्म कर ली, कौन कौन सी, एक तो जीरो वाली और एक फर्स्ट, मतलब जीरो और प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं खत्म हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पर। हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक लिखो भाई, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया ये आप लोगों ने 12th क्लास में नहीं पढ़ी थी, तो बड़े ध्यान से देखना इसको और बड़े अच्छे से समझना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 12th में नहीं थी ये, इसलिए अच्छे से पढ़ना, सारा ध्यान आपको बोर्ड पर लगाना है। अगर आप सारा ध्यान बोर्ड पर लगाते हो तो आसानी से समझ में आ जाएगी आप लोगों को, इजी है, जीरो की तरह और फर्स्ट की तरह। ये डेरिवेशन में किसकी तरह चलेगा, वही जीरो और फर्स्ट की तरह चलेगा। तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं भाई हम इसमें, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो बताओ डेफिनेशन किस तरह से देंगे हम किसी भी सेकंड ऑर्डर अभिक्रिया की। अब देखो जीरो में क्या बोला था कि पावर कितनी हो, जीरो हो। फर्स्ट में बोला पावर 1 हो, तो सेकंड में क्या बोलेंगे कि पावर बढ़कर कितनी हो जाए, 2 हो जाए। ऐसी अभिक्रिया जिसके रेट लो में कंसंट्रेशन की 2 पावर हो, उस रिएक्शन को कहोगे आप द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अगर सांद्रता की 2 पावर दिखाई देती है, टोटल करा के कैसे भी करके अगर 2 पावर बन जाती है तो वह रिएक्शन कहलाएगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। मतलब रेट लो में ऑलवेज कितनी पावर होनी चाहिए, 2 पावर होनी ही चाहिए। 2 है तो द्वितीय, अगर 2 नहीं है तो आप उसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं मानोगे। तो डेफिनेशन तो बड़ी आसान है कि जिसके रेट लो में कितनी पावर हो, 2 पावर हो। फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिखो भाई, लिखो। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग नियम में, जिसके वेग नियम में सांद्रता की, जिसके वेग नियम में सांद्रता की 2 घात होती है, सांद्रता की 2 घात होती है, सांद्रता की 2 घात होती है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग भी लिख लो, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन in which the chemical reaction in which rate depends on concentration of, rate depends on concentration of 2 reactants, concentration of 2 reactants or 2 power present in
2 power present in rate law, 2 power present in rate law. This type of reaction is called, this type of reaction is called second order reaction. This type of reaction is called second order reaction. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी परिभाषा या डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। बोलो क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, दूसरे पॉइंट में हम किसकी बात करते हैं? समाकलित वेग समीकरण की बात करते हैं। तो इसकी भी हम क्या निकालेंगे? समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे। अब आप जानते हो जब भी हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम उसके के बारे में जानकारी पता लगाना चाहते हैं कि उस अभिक्रिया का अगर हमें वेग स्थिरांक ज्ञात करना हो, वेग नियतांक ज्ञात करना हो तो किस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाएगा या किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाएगा? उसमें निकालेंगे क्या? हम के का फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें के नीचे क्या लगा देंगे? हम K2 लगा देंगे। तो का मतलब कौन सी कोटि का होगा? सेकेंड ऑर्डर का होगा। आई बात समझ में? तो जहां भी हमें के का फॉर्मूला मिलेगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगी? समाकलित वेग समीकरण हो जाएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो जाएगी। करते क्या है? स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम? पहले हम कंडीशन मान के चलते हैं भाई। पहले क्या मानते हैं हम? कंडीशन मानते हैं कि माना कि कोई भी अभिक्रिया है वह निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। तो देखो ध्यान से भाई, अब देखो इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है। आई बात समझ में? जब भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी उसमें कितनी कंडीशन पॉसिबल है? दो तरह की कंडीशन पॉसिबल है। कौन कौन सी? इस भी में कोई भी मैंने फर्स्ट पॉइंट डाल दिया, डेफिनेशन तो सबकी एक ही होगी। इसमें मैंने क्या डाल दिया? फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या किया? माना कि पहला अभिकारक भी ए टाइप का हो और दूसरा भी ए टाइप का हो और ये दोनों रिएक्ट करे और किसका फॉर्मेशन कर ले? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर ले। लेकिन दूसरा क्या हो सकता है? माना कि फर्स्ट वाला तो ए टाइप का हो लेकिन सेकंड वाला बी टाइप का हो, ये दोनों रिएक्ट करे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे। बोलो दोनों पॉसिबल है कि नहीं है? भाई दो है, डिपेंड किस पर करेगा? दो पर डिपेंड करेगा। तो दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सेम होगी तो रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगी, अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो फिर रिएक्शन कुछ ऐसे चलेगी। बोलो दोनों तरह की कंडीशंस पॉसिबल है कि नहीं है? तो इनमें यही होती है, इन दोनों के लिए अलग अलग होगा। इसका के कुछ अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है, इसका के कुछ अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है। हम वन बाय वन दोनों का करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में दोनों ही है, जब सेम हो वो भी है और जब डिफरेंट हो वो भी है। तो पहले किसका करेंगे भाई? हम पहले सेम वाला करेंगे हम, जब दोनों अभिकारक अणु क्या हो? सेम हो। तो इसमें पहला पॉइंट डालेंगे हम, नंबर 1 पॉइंट, जब अभिकारक अणु समान हो, ये होगी हमारी पहली कंडीशन। व्हेन रिएक्टेंट molecules आर सेम। ठीक, व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर सेम। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मैंने लिखा था अभी कि ए से रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। माना कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ऐसा ही करते हैं हम इस डेरिवेशन में। अब वापस क्या करेंगे? T इज इक्वल टू 0 पर, तो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? ए। अब इसकी ए है तो ये भी तो सेम ही हुआ, इसकी भी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। T इज इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है कि अभी तक हमने रिएक्शन को शुरू नहीं किया है। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो ये ऑलवेज कितना होगा? 0 होगा। अगर हम टी टाइम की बात करते हैं तो बताओ यहां पर इधर कितना हो गया? x चला गया, तो इसमें से भी x कम हो जाएगा और इसमें से भी x कम हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है?
प्रोडक्ट के पास x चला गया तो इसमें से भी x डिक्रीज हो जाएगा और इसमें से भी x डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद t समय पर वेग नियम रेट लो एट टी टाइम पर अगर इसका रेट लो लिखे हम तो बताओ कैसे लिखेंगे। वही हमेशा ये बात करते हैं, रेट लो लिखते हैं लेकिन कौन से टाइम पर लिखते हैं, टी टाइम पर। अब लिखने के अलग अलग तरीके, हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को भी ले सकते हैं और सॉरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को भी ले सकते हैं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को भी ले सकते हैं। इसकी सांद्रता ले लो या इसकी सांद्रता ले लो, कोई भी ले लो लेकिन बस ले लो। माना कि मैंने किसकी कंसंट्रेशन ली, प्रोडक्ट की, अंतर के लिए मैंने डी लगा दिया, नीचे समय का अंतर के लिए मैंने क्या लगा दिया, dt लगा दिया। अरे ऐसा ही करते आए हैं क्या हम, जीरो में भी ऐसा ही किया था और प्रथम में भी ऐसा ही किया था। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को काम में लिया है तो आगे क्या टिकाना पड़ेगा, प्लस टिकाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, a माइनस एक्स। पहले रिएक्टेंट की है माइनस एक्स और दूसरे वाले की भी कितनी है भाई, a माइनस एक्स है। अब हमें कितनी ऑर्डर रिएक्शन चाहिए, दो ऑर्डर की अभिक्रिया चाहिए तो इसकी भी पावर 1 कर दी, इसकी भी पावर 1 कर दी। 1 और 1 को ऐड करोगे, टोटल पता है ना स्टार्टिंग वाला डेरिवेशन, 1 और 1 को ऐड करोगे तो 2 होगा। मतलब हमारी ये रिएक्शन कौन सी कोटि की हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब हम सही तरफ जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये मैंने 2 कर दिया। अब आपको पता है यहां से क्या होगा भाई, जैसे इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करोगे आप तो K2 लगाना पड़ेगा। ये क्या होता है K2, द्वितीय कोटि का वेग स्थिरांक होता है। आ गई बात समझ में, K2 क्या होगा, द्वितीय कोटि का वेग स्थिरांक, वेयर K2 द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ो। इंट्रोड्यूस कर दिया इसको। इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहलाएगी हमारी, अवकलित वेग समीकरण कहलाएगी। डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन कहलाएगी। हमेशा यही होता है क्योंकि ये किसकी फॉर्म में, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है। आगे इसके बाद हम क्या करते हैं, सांद्रता और समय के पदों को अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। कंसंट्रेशन के टर्म को और टाइम के टर्म को हमें सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो भाई ढूंढो, dx किसकी टर्म होती है, कंसंट्रेशन की टर्म होती है, या टाइम की टर्म, ये किसकी टर्म होती है, कंसंट्रेशन की टर्म होती है। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो किस हो जाएगा, डिवाइड में आएगा, इज इक्वल, ये K2 तो एज इट इज रहा और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हमें क्या करना पड़ता है भाई, इसका समाकलन करना पड़ता है। तो इसका क्या कर देना है आपको, इंटीग्रेशन कर देना है, ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक, ये लगाया हमने इंटीग्रेशन का साइन, ये हो गया dx और ये a माइनस एक्स की पावर 2। ठीक, उसके बाद में इधर की तरफ K2 तो कांस्टेंट होता है तो ये अंदर की तरफ क्या आएगा, dt आएगा। इसका आपको क्या करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो भाई ये 1/x² है, 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे होता है, पहले इसको ऊपर लेके जाओगे आप। देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं भाई जिसको नहीं पता, ये x की पावर n है और ये dx है। इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसे होता है, ये देखो ये x की पावर n+1 और नीचे की तरफ क्या आएगा, n+1 और अनडिफाइंड है तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां भी वही वाला हाल है। इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, देखो भाई इंटीग्रेशन, इसको मैं ऊपर लेके गया तो a माइनस एक्स की पावर कितनी होगी, -2, नीचे की तरफ पावर प्लस में, ऊपर की तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी और ये हो जाएगा dx। ये K2 तो एज इट इज रहा
और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब लगा दो फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स टू माइनस टू और प्लस वन, तो सोल्व करके कितना आएगा भाई, माइनस वन आएगा। और नीचे की तरफ क्या बचेगा, नीचे की तरफ देखो, इधर की तरफ भी माइनस वन बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बाद में देखो, अब इस इतनी बड़ी क्वांटिटी को हमने क्या माना है, x माना है, तो इसका फर्दर क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका तो हमने इंटीग्रेशन किया है, लेकिन जिसको x माना उसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो a का कितना होता है, 0, x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बोलो इतना आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इधर की तरफ t अगर अनडिफाइंड है तो वापस क्या लगाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाना पड़ेगा। ठीक, इसका ऐसे हुआ, ये n+1 से माइनस आया, इसका फर्दर क्या किया हमने, डिफरेंशिएशन किया, अवकलन किया, क्योंकि इसको x माना है हमें, मतलब कोई अनदर क्वांटिटी मानी, कोई भी मान लो, कुछ भी ऐसा ही होता है इंटीग्रेशन में। ये सब आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा फिजिक्स में। अब बायो वालों ने भी फिजिक्स पढ़ी होगी, और मैथ्स वालों ने तो पढ़ी है, वो तो जानते ही है। अब इसको सोल्व कर लो, आप 0 में से 1 जाएगा तो -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो गया, तो इसको नीचे की तरफ लाओगे आप, ये प्लस -1 है ना, नीचे की तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, ये -1 ऊपर है, इसको मैं नीचे की तरफ लेके आ गया, जैसे यहाँ लेकर गया था ना वैसे मैं नीचे लेकर आ गया, तो प्लस में हो गया, इधर की तरफ क्या हो गया, इज इक्वल, ये k2t प्लस c हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई भाई, सेकंड आ गई। अब यहां से हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कंडीशन पता है ना, t बराबर 0 पर बताओ, जब t 0 होगा तो x डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर 0 तब एट t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा भाई, पुट कर दो इसके अंदर। ये देखो x 0 है तो सिर्फ कितना बचेगा, 1 बचेगा, या ये लो पुट कर दो, और ये k2 इंटू यहाँ पर 0 आएगा, ये c हो जाएगा। सोल्व करोगे यहां से, ये तो गया काम से। जो 0 से पंगा लेता है वो कभी बचता ही नहीं है। इधर की तरफ कितना हो गया, 1/a हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया 1/a माइनस एक्स k2t प्लस 1/a, इक्वेशन नंबर 3 डाल दो इसको। अब वापस से क्या करना है, कंसंट्रेशन के टर्म को एक तरफ ले आओ, ये कंसंट्रेशन इसको भी इधर उठा के कर लो भाई, तो देखना ध्यान से, ये 1/a माइनस एक्स, ये प्लस था, इधर की तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो गया, k2t हो गया। बोलो सही है कि नहीं है। अब क्या करने, अब क्या करोगे आप, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे आप इसका, तो एलसीएम कितना आएगा भाई, a माइनस एक्स और a आएगा। बोलो इतना एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो डिवाइड करोगे आप इसको, a माइनस एक्स कैंसिल, a बचेगा, तो ऊपर को a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो a आ जाएगा। ऐसे कैसे, ऐसे a कैंसिल, पहले क्या करना पड़ता है सबको पता होगा भाई, ऐसे a कैंसिल, a माइनस एक्स बचेगा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो क्या हो गया, a माइनस एक्स हो गया। इधर की तरफ तो सेम टू सेम है, क्या चल रहा है भाई, k2t चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है। आगे बढ़ो, ये a, ये माइनस, ये प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस, ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो प्लस, ये नीचे की तरफ a, और क्या हो गया, a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, k2t, माइनस a से माइनस a कैंसिल, और फाइनल क्या बचा भाई, x a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2t। k2 की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो k2 सोल्व कर लो आप, तो यहां से क्या हो जाएगा, t को नीचे की तरफ भेजा तो ये x अपॉन
x अपॉन ये t मल्टीप्लाई में फिर a, फिर क्या हो जाएगा a माइनस x। बोलो K2 आ गया कि नहीं आ गया? हमारा टारगेट क्या था भाई? K2 को कैलकुलेट करना। जहां भी K2 आ जाएगा हमने बोला था कौन सी समीकरण आ जाएगी हमारे लिए? समाकलित वेग समीकरण आ जाएगी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, तो हमने निकाल ली। तो हमने क्या निकाल ली भाई? समाकलित वेग समीकरण निकाल ली। क्या किया हमने? हमने देखा था ये रिएक्शंस टू टाइप की होती है, जब दोनों सेम हो और दोनों डिफरेंट हो। पहली कंडीशन मानी सेम वाली, वही किया हमने। टी टाइम पर रेट लो लगाया, ऐसे हो गया। फिर ये क्या हो जाती है? अवकलित वेग समीकरण, डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। यहाँ पर K2, फिर यहाँ से दोनों टर्म को अलग कर लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, फॉर्मूला लिखा, फिर इसको ऊपर लेके इंटीग्रेशन कर करा के सोल्व किया, तो इक्वेशन नंबर 2 बनी। 2 आने के बाद हम ऑलवेज यही करते हैं, c की वैल्यू निकालते हैं, और हमने यही कंडीशन लगाई हर बार। तो वैल्यू निकाली, इतनी पुट कर दी, सोल्व कर दिया, रीअरेंज किया, एलसीएम लिया और सोल्व कर दिया, K2 का मान निकाल लिया। तो बताओ समाकलित वेग समीकरण आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। आ गई ना भाई समाकलित वेग समीकरण। लिखो इसके अंदर लिखो समाकलित वेग समीकरण में लिखो द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखो, जब अभिकारक अणु समान हो। आप लोग लिखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स। नंबर 1 करो, when reactant molecules are when reactant molecules are same, when reactant molecules are same। ठीक, लिखो इसके अंदर, माना कि कोई, इसके अंदर माना कि कोई द्वितीय कोटि अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। माना कि कोई द्वितीय कोटि अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। ठीक, सपोज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन takes place in following way। कंप्लीट कर लो भाई, यहां तक करना आप सबको, बिल्कुल फटाफट करो यहां तक, इक्वेशन नंबर 1 तक जल्दी करो भाई। करना कैसे पता है ना, या तो पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया होगा भाई आप लोग, है 1 के नीचे लिखो, यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया की, यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। ठीक, अब कंप्लीट कर लो आप यहां तक, इक्वेशन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लो भाई। आप लोग लिखो इसके नीचे, दिस इज differentiated rate equation of second order reaction, differentiated rate equation of second order reaction।
कंप्लीट कर लीजिए आप लोग भी इक्वेशन नंबर 4 तक। हिंदी वाले बच्चों ने कर लिया होगा भाई। इक्वेशन नंबर 4 के नीचे लिखो उपरोक्त समीकरण द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। समाकलित वेग समीकरण कहलाती है। अगली लाइन से लिखो यह समीकरण वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। यह समीकरण वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करती है। अगली लाइन से लिखो यह समीकरण वेग स्थिरांक समय तथा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के मध्य संबंध है। प्रारंभिक सांद्रता के मध्य संबंध है। आप लोग भी लिख लो भाई बोर्ड के नीचे। above equation is called integrated rate equation. Integrated rate equation. Next लाइन से लिखो above equation is formula of rate constant. Above equation is formula of rate constant. अगली लाइन से लिखिए above equation is relation between rate constant and time and initial concentration of product. आ गई बात समझ में। अब लिखिए इसी पॉइंट के अंदर सेम वाले नहीं, अगला पॉइंट क्या करेंगे, हम ग्राफ करेंगे भाई। हम दो तरह के ग्राफ खींचेंगे, एक तो अंतखंड काटने वाला और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा मूल बिंदु से जाने वाला। बिल्कुल उसी की तरह है, किसकी तरह, प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह। ग्राफ हैविंग intercept or graph going from origin। ठीक, शुरू करते हैं भाई। पहले हम करेंगे अंतखंड काटने वाला। देखो भाई कहां से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 से। बोलो क्या है समीकरण 3, 1/a-x इज इक्वल टू k2 और ये t और ये हो गया 1 अपॉन है। इसकी मैंने तुलना कर दी y बराबर
एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो क्या हो जाएगा, कंपेयर करोगे आप तो देखो y की जगह 1/a माइनस एक्स, m की जगह k2 और x की जगह t और c को रिप्लेस करेगा 1/a। तो y वाले स्केल पर क्या चलेगा भाई, y वाले स्केल पर चलेगा 1/a माइनस एक्स, और इस स्केल पर कौन चलेगा भाई, टाइम चलेगा। चलेगा। अब देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव स्लोप है मतलब ऐसा ग्राफ आएगा, धनात्मक डाले ना ऐसा ग्राफ आएगा। अब देखो m की वैल्यू इतनी है और c की वैल्यू कितनी है, नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो c का मान कुछ होगा, सपोज करो c की वैल्यू इतनी है तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। आगे बात समझने, यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी और किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1/a को, मतलब किसकी वैल्यू होगी, इस c की वैल्यू होगी। पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को, अगर हमें k2 कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dy। यहां से क्या कर लो भाई, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, जो कि किसके इक्वल होगा, k2 के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर हम इस ग्राफ की ढाल ज्ञात कर ले तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k2 की वैल्यू मिल जाएगी, वेग स्थिरांक का मान प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला ग्राफ। अब बात करते हैं दूसरे वाले पर, ये कहां से आएगा, इक्वेशन नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। देखो भाई क्या हो जाएगा, k2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, ये a और ये क्या हो गया, a माइनस एक्स। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। इसको थोड़ा सोल्व कर लिया हमने। सोल्व कैसे कर लिया भाई, इस ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है और ये भी कंसंट्रेशन है, ये क्या है, टाइम है। तो इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको पलट दिया, इस वाली को इधर और इसको उधर कर दिया हमने। तो ये a और ये हो गया a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये k2 और ये t। ऐसा मतलब रिवर्स में चलेंगे, मतलब ये वाली इक्वेशन कर दी हमने वापस। देखो ध्यान से, इसको मैंने सेम टू सेम लिख दी मैंने इक्वेशन, बिल्कुल ऐसा कैसा मैंने इक्वेशन लिख दी। इस इक्वेशन की तुलना करनी है y बराबर mx से तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल टू mx प्लस c भी कर लो ये लोग। अब देखो तुलना करो, y की जगह ये आया, m की जगह k2, c की जगह t। बताओ प्लस में 0 कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत, मतलब यहां पर इस कंडीशन में c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब जब c की वैल्यू 0 होती है ऐसा ग्राफ ऑलवेज कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, मूल बिंदु से जाएगा। बताओ इसकी स्लोप कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है। तो ये मेरा हो गया y, ये कौन सा एक्सिस हो गया भाई, y एक्सिस हो गया, ये हो गया x एक्सिस। तो y पर कौन सी वैल्यू है, x अपॉन a माइनस एक्स है। इधर की तरफ इंक्रीज होगी वैल्यू और इधर की तरफ कौन सी वैल्यू है, t वैल्यू है। c की वैल्यू 0 है, 0 है मतलब यहां से जाएगा, ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा। जब c की वैल्यू में क्या मिलेगी, 0 हुई, कहां से जाएगा भाई, ये ओरिजिन से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा। अगर इसकी भी क्या ज्ञात कर लो आप, स्लोप कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा dx। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, जो कि किसके इक्वल होगा, m किसके इक्वल है भाई, k2 के इक्वल है। तो यहां से भी हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, k2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। दो ग्राफ हो गए, अंतःखंड काटने वाला इसकी स्लोप कैलकुलेट कर लो तो k2 आ जाएगा, ये ओरिजिन से जाने वाला इसकी भी आप स्लोप कैलकुलेट कर लो तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k2 की वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ में, बना लो भाई फटाफट से, दोनों स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से कर लो भाई। ले लिया होगा आपने
इन दोनों ग्राफों के नीचे लिखो। पहले ये करना है फिर ये करना है। इसको करने के बाद नीचे लिखना है, लिखो उपरोक्त ग्राफों की ढाल ज्ञात करके, उपरोक्त ग्राफों की ढाल ज्ञात करके, उपरोक्त ग्राफों की ढाल ज्ञात करके वेग स्थिरांक k2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। वेग स्थिरांक k2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। आप लोग भी लिखो on measuring slope of above curve, on measuring slope of above curve, rate constant k2 can be determined, rate constant k2 can be determined। ठीक, तो दोनों ग्राफ खत्म। कल हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसका सेकेंड वाला डेरिवेशन करेंगे। ठीक है भाई, इस लेक्चर में कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना भाई, बाकी हम कल मिलते हैं।